बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में आज के टॉपिक पे जाने से पहले हम डिले के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो मुझे याद है आप लोगों को डिले में थोड़ा सा इश्यू है कैलकुलेशन में, इससे डिले की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है और वो आप लोगों को शायद प्रॉपर्ली समझ नहीं है या आप लोग कर नहीं पा रहे। उसके ऊपर हम 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर की तरफ। पहले डिले के एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक कोड है आपके पास, ठीक है। इस कोड का आपने डिले कैलकुलेट करना है। डिले कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोसेस है। ये कोई आपने नंबर ऑफ स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। पहले असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सी लैंग्वेज की तरफ, ठीक है। आपको ना मैंने छोटा सा एक कोड यहाँ पे सामने दे दिया, ठीक है, कि डिले LDI काउंट 0FF, अगेन एनओपी की दो इंस्ट्रक्शंस हैं, डिक्रीमेंट की एक है, ब्रांच इफ नॉट इक्वल टू एंड रिटर्न। आपको कहा जाता है कि आप ये 1 2 3 4 5 6 इन 6 लाइनों के लिए जो डिले आता है उसको कैलकुलेट करें। डिले कैलकुलेट करने का पहला स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले जो है टाइम पीरियड मालूम करना है, ठीक है। टाइम पीरियड आपको किस तरह मालूम होगा? आपको टाइम पीरियड मालूम होगा क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी से। आपको ये चीज़ मालूम होना ज़रूरी है जो यहाँ नीचे बॉटम कॉर्नर में दी गई है, ये, ठीक है। अब ये 1 मेगाहर्ट्ज भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये गिवन होगा आपको। डिले कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले जो है आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है? टाइम पीरियड की कैलकुलेशन होती है कि आप जो डिले है, आपको जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप 1/f कर दें, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इस वक्त इस एग्जांपल में 1 मेगाहर्ट्ज की बने, तो अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 1 मेगाहर्ट्ज करूँ तो मेरे पास टाइम पीरियड आता है 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो अब मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। ये मेरे पास पहला फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास टाइम पीरियड आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड आ गया, हमें पता चल गया कि एक क्लॉक साइकिल कितने टाइम के लिए चलती है। मतलब कि आपके पास जो ये इस तरह का एक पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी ड्यूरेशन कितनी है? इसकी ड्यूरेशन हमने मालूम करनी है 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अब हमने सेकेंड चीज़ उसके बाद हमने देखना है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमें गिवन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने क्लॉक साइकिल्स चाहिए होती है, मतलब कि कितने इस किस्म के इनको एग्जीक्यूट करने के लिए इस किस्म की पल्सेस चाहिए होती हैं। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, कितनी पल्सेस की ज़रूरत है? अभी हमने उस चीज़ को फाइंड आउट करना है या उस चीज़ को हमने देखना है। उस चीज़ को देखने के लिए आपने क्या करना होता है? उस चीज़ को देखने के लिए जो है आपने जाना होता है डेटा शीट पे, ठीक है। ये एक्सेल फाइल आप लोग के सामने, सॉरी ये PDF फाइल आप लोग के सामने है। ये एटमल की AVR इंस्ट्रक्शन सेट मैनुअल है। ये आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ये नहीं सर्च करना, आप ये भी सर्च कर सकते हैं कि जो आप फॉर एग्जांपल इस वक्त हम पढ़ रहे हैं AVR का, मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल कि हम पढ़ें AVR 80 मेगा 382P, ठीक है, डेटा इंस्ट्रक्शन सेट। सामने मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास पहला पहला लिंक आता है, फर्स्ट थिंग ऑन गूगल जो है आपको इंस्ट्रक्शन सेट आता है, ठीक है, वो ये वाला है। इसमें आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो जो आप इस पे रन कर सकते हैं, और उनकी डिस्क्रिप्शन है, उनकी सिंटैक्स है कि किस तरीके से आपने उसको लिखना है और वो करती क्या है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन सेट है, जो कि जितनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने, मतलब कि इसमें से हमने कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी, हमने सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अबाउट 128 इंस्ट्रक्शंस बनती है, ठीक है। तो टोटल 128 इंस्ट्रक्शंस हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन का इन्होंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको, इस फाइल को खोलने का मकसद क्या था? इस फाइल को खोलने का मकसद ये था कि हम जो है पता करें कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम फ्रेम लगता है, ठीक है। उसके लिए आपको आना पड़ेगा इस पेज पर, इंस्ट्रक्शन सेट समरी के पेज पर। इंस्ट्रक्शन सेट समरी का पेज आपको क्या बताएगा? इंस्ट्रक्शन सेट समरी के पेज में आपको पता चलेगा कि एक इंस्ट्रक्शन कितने क्लॉक साइकिल लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ इन्होंने दिए हुए AVR, AVR-E, AVR-RE, AVR-XM, AVR-XT, AVR-RC।
ये मैंने जिस तरह बताया AVR की फैमिली में मुख्तलिफ टाइप्स हैं। हम पढ़े हैं मेगा, ठीक है, हम पढ़े हैं मेगा, ठीक है। आपने इसमें जो है AVR ERE या AVR XM देखना है, ठीक है। अब जब हम इधर आते हैं, इधर हमारे पास AVR RE अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास XM अवेलेबल है, ठीक है। तो हम इस नंबर ऑफ क्लॉक, देखिए नंबर ऑफ क्लॉक्स लिखते हैं कि कितने क्लॉक्स लगते हैं एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, कितने क्लॉक साइकिल सकते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ये तो हम यहाँ पे आके हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जो है क्लॉक साइकिल लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों स्क्रीन नज़र आ रही होंगी, PDF सॉरी क्रोम की फाइल जो लेफ्ट साइड पे खुली है, ठीक है, प्लस आप लोग को यहाँ पे क्रोम की फाइल जो लेफ्ट साइड पे खुली है, प्लस आपकी जो यहाँ पे कोड पढ़े। पहली इंस्ट्रक्शन है LDI की, ठीक है। LDI की इंस्ट्रक्शन है, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं LDI, LDI की इंस्ट्रक्शन ये आ गई, मैंने हाईलाइट की है। आई नो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ, ठीक है, तो ये आ गया लोड इमीडिएट, ये इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं इसके पास इधर तक आऊँ तो ये मुझे बता रहा है LDI की इंस्ट्रक्शन 1 क्लॉक साइकिल लेती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आता है 1, ठीक है। इसी तरह हम इसके पास देखें तो हमारे पास सेकंड इंस्ट्रक्शन है NOP। NOP की इंस्ट्रक्शन ये रही, ये NOP की इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट आप जाएं, आपके पास आता है क्लॉक साइकिल 1, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन। आप यहाँ पे डिक्रीमेंट को सर्च करें, ये आ गया डिक्रीमेंट, ठीक है। डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हम जाते हैं, हमें आता है कि हमारे पास कितने क्लॉक साइकिल्स हैं, 1, ये लग गया 1। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बी ब्रांच इफ नॉट इक्वल टू, ब्रांच इफ नॉट इक्वल टू ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे है 1 और 2। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, मैं फॉर द टाइम यहाँ पे इसी तरह लिख देता हूँ 1/2। इसकी तरफ थोड़ी देर बाद आते हैं, पहले एक जो आखिरी इंस्ट्रक्शन रह गई है RET, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। रिटर्न की इंस्ट्रक्शन RET, ये आगे रिटर्न, रिटर्न की इंस्ट्रक्शन है 4 और 5, ठीक है। आप 4, ठीक है। अब इस इंस्ट्रक्शन पे करना क्या है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि कितने क्लॉक साइकिल्स आपको लगते हैं, ठीक है, कितने क्लॉक साइकिल्स आप लोग के यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। 1 1 1 1 1/2 4/5। अब ये 1/2 4/5 क्या चीज़, पहले इस पे आते हैं, ठीक है। आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है ब्रांच इफ नॉट इक्वल टू अगेन, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास नंबर बराबर नहीं है, आप ब्रांच करें यहाँ से वापस अगेन पे, ठीक है। तो जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और आप जंप करेंगे, आप ब्रांच करेंगे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, ठीक है। जब भी आप ब्रांच करेंगे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, ठीक है, उस टाइम ये इंस्ट्रक्शन 2 क्लॉक साइकिल लेगी। और जब भी आप इस इंस्ट्रक्शन को ब्रांच नहीं करेंगे, मतलब कि कंडीशन फेल हो जाएगी और ये इंस्ट्रक्शन ब्रांच नहीं करेगी और सीधा नीचे आएगी, एट दैट पॉइंट ये इंस्ट्रक्शन लेगी 1 क्लॉक साइकिल, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ब्रांच इंस्ट्रक्शन है और उसमें आप ब्रांच करते हैं, आप जंप करते हैं, कंडीशन मीट होती है, आप इधर से इधर तक जाते हैं, ठीक है, मैं आप यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, उस टाइम ये लेगी 2 क्लॉक साइकिल। जब भी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती, मतलब कि ब्रांच नहीं लिया जाता, उस टाइम ये लेता है 1 क्लॉक साइकिल, ठीक है। तो इसलिए 1/2 है। सिमिलरली रिटर्न में भी है, लेकिन रिटर्न हमारे पास क्योंकि हमने रिटर्न करना है, हमने वापस जाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं 4, इसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ 4। अब आपके पास आ गए इंस्ट्रक्शंस, ठीक है।
अब आपने देखना है कि हर एक इंस्ट्रक्शन कितनी दफा एग्जीक्यूट होती है, द नंबर ऑफ टाइम्स एन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर ये इस इंस्ट्रक्शन को देखूं डिले, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा काउंट। काउंट से मेरी मुराद है नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होती है। काउंट है 1, ये एक ही दफा एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन लूप के अंदर है, ये इंस्ट्रक्शन भी लूप के अंदर है, ये इंस्ट्रक्शन भी लूप के अंदर है, ये इंस्ट्रक्शन भी लूप के अंदर है। ये लूप में आपके पास वैल्यू है 255, तो ये इंस्ट्रक्शन 255 टाइम्स एग्जीक्यूट होती है, ये इंस्ट्रक्शंस 255 टाइम्स एग्जीक्यूट होती है, ये इंस्ट्रक्शंस 255 टाइम्स एग्जीक्यूट होती है, और ये वाली इंस्ट्रक्शन भी 255 टाइम्स एग्जीक्यूट होती है, और ये इंस्ट्रक्शंस भी 1 टाइम एग्जीक्यूट होती है। ये आपके पास आ गई टोटल काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, जो कि आपके पास है ये वाली, जहाँ पे आपके पास 2 के ऑप्शन। ये इस पॉइंट पे क्या केयर करनी है, इस पॉइंट पे केयर ये करनी है कि जब आप यहाँ से यहाँ पे ब्रांच करें उस टाइम तो 2 है। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम जब लास्ट लूप की एडिटेशन होती है, जब लास्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट होता है, तब ब्रांच नहीं ली जाती। उस टाइम ये क्या होता है, ये एक दफ़ा चलता है सिर्फ, इसका इंस्ट्रक्शन काउंट 1 होता है, नॉट 2। ठीक है, अगर मैं इनको आपस में कर दूं मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 255, यहाँ पे आएगा 255, यहाँ पे आएगा 255। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ठीक है, 2 इंटू 255, तो ये आपके पास कितना आता है, ये आता है 510, और ये आता है 4। ठीक है, लेकिन इस वाले में आपने याद रखना है कि क्या हुआ, लास्ट टाइम ये सिर्फ 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, 2 टाइम्स नहीं। उस लास्ट एग्जीक्यूशन के लिए आपको इससे करना पड़ेगा -1, ये एक्चुअली होता है 509। आपको पता चल गया 1, टोटल नंबर ऑफ आपके अकाउंट्स कितने, या टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस कितनी हुई हैं, कितने क्लॉक साइकिल्स आप इस्तेमाल किए, वो रही ये और ये। ठीक है, अब सिंपल काम करें, आपको टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पता लगे कितने, 1 + 255 + 255 + 255 + 509 + 4, ये आ गया आपके पास नंबर 1279। इतने क्लॉक साइकिल्स लगे आपको इस प्रोग्राम को टोटल एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये आपके सारे क्लॉक साइकिल्स लगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें टाइम से, जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, 1 माइक्रोसेकेंड, तो ये बन जाएगा 1279 माइक्रो सेकेंड, which is equal to 1.279 मिलीसेकेंड। ठीक है, सिंपल मैथ्स है, 1.279 मिलीसेकेंड। आपका इस प्रोग्राम को, इस लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए इतना टाइम फ्रेम चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास तरीक़ेकार है कि आप जो है पूरी कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करें कि डिले कितना लगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक और है, ये सेकंड एग्जांपल है। कि इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं सॉरी, ये हम कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप लोग को क्लैरिटी और भी आ जाए। इधर मैं बना देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग आप लोगों ने ऑलवेज क्या फाइंड आउट करनी है, आप लोगों ने फर्स्ट थिंग फाइंड आउट करनी है टाइम पीरियड, which is equal to 1 divided by f। गिवन क्या है, 1 divided by 8 मेगा। ये कितना बनता है, 1 divided by 8 is 0.125, ये है 0.125 माइक्रो सेकेंड। आपने टाइम पीरियड मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपने फाइंड आउट करना है कि इंस्ट्रक्शन कितनी दफ़ा
सॉरी इंस्ट्रक्शन की काउंट कितने कितने क्लॉक साइकिल एक इंस्ट्रक्शन लेगी अपने आप की अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने की। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनके सामने एक टेबल आपके लिए बना देता हूँ। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम आते हैं 8, हम बनाते हैं 3 का टेबल। तो ये हर एक के सामने जो है उसकी अपनी इंस्ट्रक्शन का होगा। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए आसानी से। हर एक उसके सामने जो है जो इंस्ट्रक्शन है वो अपनी, ये एलडीआई का ब्लॉक है, ये भी एलडीआई का है, एनओपी डिक्रीमेंट ब्रांच रिटर्न। ठीक है, तो हर एक इंस्ट्रक्शन का उसके सामने हमने जो है ब्लॉक साइकिल रखी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन काउंट एलडीआई की हमने लास्ट टाइम देखी थी 1 है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी उसके फाइल से चेक किया, ये 1 थी। इसको मैं दोबारा 1 लिख रहा हूँ क्योंकि ये भी 1 थी, ये भी 1 थी, ये भी 1 थी, ये भी 1 थी। ये आपकी 1/2, ये 1, ये आपका 1/2 और ये 4। ठीक है, सेम इंस्ट्रक्शन काउंट है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैंने वहीं से चीज़ कॉपी किया। ठीक है, सेकंड चीज आपने क्या करनी थी, सेकंड चीज आपने फिगर आउट करनी थी कि एक इंस्ट्रक्शन कितनी दफा एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, इधर यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि आपके पास पहला लूप जो है वो एक ये है। ठीक है, इसको मैं अगर एक बॉक्स के अंदर इंक्लूड कर दूं, फॉर एग्जांपल ब्रांचेस। इसको हम कर देते हैं और शेप आउट करना। पहला आपके पास एक ये लूप है। ठीक है, आपके ये नेस्टेड लूप है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और अगेन का लूप है और अंदर इसके एक सेकेंडरी लूप है। पहले आपने हमेशा जब आपके पास नेस्टेड लूप आता है, आपने जो है जो इंटीरियर लूप है, मतलब कि जो लूप बार बार रिपीट हो रहा है, जो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे जैसे ये है। ठीक है, जो कि अंदर वाला लूप है, इसको आपने, इसकी कैलकुलेशन आपने पहले करनी है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं, ये है R17 के ऊपर डिपेंड करता है। R17 यहाँ पे है 250। ठीक है, मतलब कि ये इंस्ट्रक्शन 250 टाइम्स, ये 250 टाइम्स, ये 250 टाइम्स और ये भी 250 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 250 250 एंड 250। ठीक है, ईच ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट 250 टाइम्स। लेकिन इस वाली इंस्ट्रक्शन पे हमेशा याद रखें कि आपको आफ्टर कैलकुलेशन -1 करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे पता टोटल काउंट करूँ तो ये बनता है 250 सॉरी 250 और ये आपका बनता है 499। 250 मल्टीप्लाई बाई 2 -1। ठीक है, ये आपके पास इंटीरियर लूप जो है, जो कि अंदर का लूप है, उसका आपने जो है सेटअप निकाल लिया। ठीक है, ये वाला जो है ये आपके पास इधर से ही आ गया। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है एक्सटीरियर लूप, मतलब कि 2 लूप्स थे। ठीक है, कि एक और लूप भी हमारे पास था। वो लूप क्या था, वो लूप था ये अगेन से स्टार्ट होके इधर तक जाता। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ऐसे। सॉरी, ये नो फी और आउटलाइन हम कर देते हैं इसको, चलो नजर नहीं आ रहा। सेकेंड लूप हमारे पास ये रेड वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपके पास ये नंबर है R16। ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है, 200 टाइम्स। ठीक है, तो आपके पास ये इंस्ट्रक्शन तो आपके पास है नहीं, ये वाली आपके पास 200 टाइम्स, ये वाली आपके पास 200 टाइम्स, 100 100 200। ठीक है, तो आपके पास ये सारी इंस्ट्रक्शंस 200 टाइम्स पे एग्जीक्यूट हो रही। ठीक है, तो अब आपने करनी टोटल कैलकुलेशन। तो इजी काम क्या है, इजी काम ये है कि इन सबको अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय हम जो है इनको कंबाइन कर दें।
कंबाइन कैसे कर दें, हमारे पास 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 499, 1249, ठीक है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनका जो कंबाइंड हमारे पास बनता है, ठीक है, कि आपके पास ये कंबाइन होके कितना बनता है, ये कंबाइन होके बनता है 1249, ठीक है। तो ये इतना टाइम्स जो है ये सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है, 1249, ठीक है। तो अब इसको फाइंड आउट करना आसान है, 1249 को सिंपली हमने इधर 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल मैथ्स है। तो ये भी आपके पास हो जाएगा कंबाइंड, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 200, ठीक है। फिर आपके पास ये इंस्ट्रक्शन रहेगी, ये आपके पास इसका काउंट हो गया 200। अब ये सारा कंबाइंड है, ठीक है, इसको मर्ज कर दें, ये सारा कंबाइंड है। आपके पास ये कितना है, ये है 1249 इंटू 200, 249000, तो ये टोटल ये बन गया, ये भी 200 है और ये आपके पास 399 है। क्यों 200 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, क्योंकि लास्ट टाइम ये चीज़, लास्ट इंस्ट्रक्शन ये बार एग्जीक्यूट नहीं होती। यहाँ पे आपके पास आता है 4, तो ये आपके पास टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल्स आ गए। अब आपने इनको करना है ऐड, आपके पास आता है 200 प्लस 24912 प्लस 200 प्लस 399 प्लस 4, ये आ गया 249803। आपके पास टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है या इंस्ट्रक्शन साइकिल, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स जो आपको चाहिए है इस सब को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो है 249803, ठीक है। अब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.125, ठीक है, जो कि आपके पास ये था, ठीक है। तो अगर हम इसको करें मल्टीप्लाई बाय 0.125, आपके पास ये आता है 31,255, इसको, ठीक है, इसका रिजल्ट आपके पास आता है ये, ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है, विच मीन्स कि ये चीज़ है तकरीबन 30, अप्रोक्सीमेटली 32 मिली सेकेंड्स के बराबर। इसका डिले आपने इधर से ऐसे करके निकाल दिया, ठीक है। ये डिले की कैलकुलेशंस बेसिकली आपने इसी तरीके से करनी होती हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने किए डिले की, ठीक है। तो आई होप इससे आप लोग को डिले का जो आप लोग का इश्यू है कि डिले की कैलकुलेशन समझ में नहीं आया या वो नहीं हुआ, तो वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। इन दोनों में कोई सवाल आप लोग का, किसी का कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग? सर ये LDIR16 वाला वन क्यों नहीं काउंट किया आगे? ओ गुड पॉइंट, ये मैंने मिस किया है, बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 आता है, इसका 1 भी हमें काउंट करना है, ये फिर आपका बन जाएगा 4, ठीक है, ये मुझसे मिस हो गया, गुड पॉइंट। 249804 इंटू 31.2, बिल्कुल सही है, इसका भी 1 काउंट होता है, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से आप डिले काउंट करते हैं। कोई और क्वेश्चन एनीबडी का, किसी बंदे का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? जी हादी, आपका हैंड रेज हुआ बेटा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये तो मैं सर डिले हमने फाइंड किया सर, अगर हमें कहा जाए कि आप 1.5 मिली सेकेंड का डिले निकालें तो सर वो कैसे निकालेंगे? अच्छा चलें, हादी का एक सवाल है कि अगर हमें कहा जाए कि हमने 1.5 मिली सेकेंड का डिले जनरेट करना है, ठीक है, तो हम किस तरह पता लगाएंगे कि हमने कितनी दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करना है, कितनी दफ़ा हमें कितना लंबा लूप हमें चाहिए, या कितना लंबा हमने प्रोग्राम लिखना है, या फॉर एग्जांपल ये वैल्यू और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन हादी का ये है, ठीक है। चले, अब उन्होंने 1.5 मिली सेकेंड का कहा है, तो मैं 1.5 मिली सेकेंड इसी के उससे लिखूँ। देखिए आप अभी फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से लेकर जेड तक गए, अब आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, आपने जेड से वापस ए तक आना है, ठीक है। आपको फाइनल टर्म मिला है, फाइनल आपको दिया गया है, मैं एक और स्लाइड इधर बना देता हूँ, ठीक है। आपको फाइनल दिया गया, फाइनल क्या है कि भाई
आपके पास है टाइम डिले 1.5 मिली सेकेंड। फाइंड द काउंट, कितनी दफ़ा आपने जो है लूप को एग्जीक्यूट करना है, आपने ये फाइंड आउट करना है। इसमें भी स्टेप 1 बेटा सबसे पहले है कि आपने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड। ठीक है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आपके एग्जांपल में टाइम पीरियड 1 मेगाहर्ट्ज रखता हूं, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइक्रोसेकेंड्स। ये हमने पहले कैलकुलेट किया है। ठीक है, 1 के टाइम पीरियड 1 मेगाहर्ट्ज है और सॉरी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है, टाइम पीरियड आपका बन जाएगा 1 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी टू अवॉइड कंफ्यूजन। और दिस विल लीड टू टाइम पीरियड। आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है तो सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा कि आपको दिया गया है कितना डिले चाहिए। ठीक है, आपने ये चीज़ आपको दी गई है। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को देखें ना, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई इधर करूँ ना, तो ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल डिले। इस टाइम आपके पास ये चीज गिवन है, टोटल डिले, वो ये रहा। ठीक है, आपके पास टाइम पीरियड गिवन है, लेट्स से मैं इसको ये करता हूं। ठीक है, आपके पास टाइम पीरियड गिवन है, आपने इसको मालूम करना है पहले। ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू इधर लिखें, ये वाली वैल्यू इधर लिखें और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो आपके पास ये चीज बन जाती है इंस्ट्रक्शन काउंट इज इक्वल टू टोटल डिले 1.5 मिलीसेकंड डिवाइडेड बाय आपके पास जो है टाइम पीरियड विच इज 1 माइक्रोसेकंड। ठीक है, अगर मैं इनको करूं 1.5 डिवाइड बाय 1, सॉरी, और ये तो आता है 1.5, ये आएगा 1.5 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 1500। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि आपको टोटल इंस्ट्रक्शन लूप के अंदर कितनी चाहिए? 1500 चाहिए। अगर आप इतनी इंस्ट्रक्शन एक लूप के अंदर रख लें, इधर जो जिस तरह हमने कैलकुलेट करके ये लगाया था, ठीक है, तो आपके पास जो टोटल टाइम डिले आएगा वो इतना आएगा। अब आपको इंस्ट्रक्शंस का लाइक इंस्ट्रक्शन काउंट का पता लग गया, अब आपकी मर्जी है आप उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये AVR है और आप असेंबली में कर रहे हैं, तो आपके पास मैक्सिमम एक रजिस्टर में वैल्यू है 8 बिट की, जो क्या आती है FF विच इज इक्वल टू 255। आप इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं लिख सकते, बट ये वैल्यू इससे बड़ी है, फिर आपको नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया। ठीक है, तो अब आपको इंस्ट्रक्शन काउंट पता लग गई, इसको इससे आपने निकालना है कि आपको कितने काउंट चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एक लूप को 250 टाइम्स करूँगा, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर आप करें तो वो आता है 1500। ठीक है, 250 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 1500। ठीक है, तो मैं एक रजिस्टर में ये वैल्यू डाल दूँ, एक रजिस्टर में ये वैल्यू डाल दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इधर डाल दी 250, इधर डाल दी 6। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 2। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से खत्म। अब मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है NOP की। लेट्स से ये इसी लूप को अगर मैं इस तरीके से एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास क्या होगा? 1 1 1 1 1 1/2 1। ठीक है, अब मैं अगर इसको देखूँ तो ये क्योंकि R17 है, ठीक है, ये R17 है। ठीक है, तो ये वाला लूप जो है ये 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6, तो ये आ जाएगा 6 6 6 एंड 6। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया 6 12 18 24 36, तो ये आता है 35। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेजी से कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 6 1 मल्टीप्लाई बाय 6 1 मल्टीप्लाई बाय 6 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -1, यहाँ पे -1 है इसलिए 35, तो ये इंस्ट्रक्शन 35 टाइम्स हो गई।
ये इंस्ट्रक्शन 250 टाइम्स हो गई, ये दोबारा 250 टाइम्स हो गया, ये दोबारा 250 टाइम्स हो गया, और ये भी 250 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 250। अगर आप 35 इंटू 250 करें, ये आ गया 8750, 250, एंड दिस इज 499। अगर आप इस लूप को देखें तो ये, अगर आप टोटल काउंट करें तो ये 1500 से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही काउंट करूं तो ये बनता है 9000, जबकि मुझे 1500 चाहिए था। ठीक है, इसमें सिंपल मैं फॉर एग्जांपल क्या कर सकता हूं, मैं इसको निकाल दूं, एक इंस्ट्रक्शन को मैंने निकाल दी। ठीक है, अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन को निकाल दूं तो ये वैल्यू मेरी कितनी गिर जाएगी, 6 + 6, इससे -6 बेसिकली कर लें, -6 करें तो 29 आ जाता है। 29 × 50, ये आपके पास जो है 7250। ठीक है, फिर आपको दोबारा -6 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये फिर भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसको भी -6 करते हैं। आपने एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हटा दी, इसको भी आप हटा दें। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 23 आ जाएगा। नो, दिस शुड बी लेस, नॉट 23। 6 + 18, 17, सॉरी, दिस इज 17, ये 17 आ जाएगी। ठीक है, आप 17 इंटू 250 करें तो आपके पास ये जो है 4250। ठीक है, फिर भी आपके पास इंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा 16 is here, 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 here. अगर मैं देखूं तो मेरे पास आउटर 250, 250, 499 -1500, इनर लूप जो है हमारे पास सिर्फ 500 दफा एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे कर लें कि आप इसको 6 करें और इसको 250 करें, इसको 250 करें तो ये 250, ये 250, ये आपके पास बन जाएगा 749। ठीक है, आएगा 6, ये होगा 6, ये होगा 6, ये होगा 6, this will become 6, 6, 11, and 4 times, मतलब कि अगर मैं इन 250 इंटू 6 के तरीके से करने की कोशिश करूं तो ये चीज़ बराबर नहीं होती, तो आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा। मैंने किया था 250 इंटू 6, तो लेट से मैं कोई और छोटा नंबर ले लेता हूँ। मैं अगर करूँ फॉर एग्जांपल 500/3 कर दूँ, तो फिर मैं जिसको 3 करना पड़ेगा, इसको 500 करना पड़ेगा। आपको इस तरह करके थोड़ा बहुत प्ले अराउंड करना पड़ता है नंबर्स के साथ। उस नंबर्स के साथ प्ले अराउंड करके आपको जो है ये एक कम्बिनेशन फाइंड आउट करनी है जिससे आप ये चीज़ बना सकें। फिर आपने उस चीज़ को सिर्फ यहाँ पे रिपीटिशन करनी है। तो इस तरीके से आप जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं या वो काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे हो। ठीक है, तो ये आपके पास था डिले कैलकुलेशन। अगर आपको कोई प्रोग्राम दिया जाए और आपको कहा जाए इसका डिले मालूम करो, ठीक है, या फिर अगर आपको नंबर दिया जाए या टोटल डिले दिया जाए और आपको क्या उसके लिए प्रोग्राम लिखें या लूप लिखें, तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि कुछ जो जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपसे ज़्यादातर उन्हीं चीज़ के बारे में पूछा जाता है। जेनेरिक से मेरी मुराद है जो इंस्ट्रक्शंस बार बार यूटिलाइज होती हैं। फॉर एग्जांपल LDI, डिक्रीमेंट, ब्रांचेस, रिटर्न। ठीक है, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा। ठीक है, प्रोग्राम में या आपके पास जंप इंस्ट्रक्शन हो सकती है, तो आपको जंप इंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी जो कि आप मूव इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, LDI दी जा सकती है, LDS दी जा सकती है।
ठीक है। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि या मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे जैसे, ठीक है, नेगेटिव नेगेट हो गया, ठीक है, और हो गया या एक्सॉर हो गया, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस जो आप रिपीटेडली यूज़ करेंगे या जो कॉमन यूज़ में आती है, उसका आपको आइडिया होना चाहिए कि उसका इंस्ट्रक्शन काउंट कितना है। सबका याद ना रखें, सबका याद रखना मुश्किल भी है और ऑनेस्टली नामुमकिन भी है, इन सेंस कि आप पूरे जो 124 इंस्ट्रक्शन सेट हैं उस सबको आप देख लें, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा मतलब कि एलडीआई का आपको पता होना चाहिए, डिक्रीमेंट का, ब्रांच का, रिटर्न का, एलडीएस का, मूव का, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, इन चीज़ों की इंस्ट्रक्शन सेट लाइक इंस्ट्रक्शन काउंट आपको पता होना चाहिए। तो अगर पेपर में आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो उनमें मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को या तो यूटिलाइज किया जाएगा, या अगर आपने कोई डिले का लूप बनाना है तो आपने भी इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यूटिलाइज करना है। सब इंस्ट्रक्शन सेट्स का याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और मुश्किल है, ठीक है। अब बिफोर इससे आगे जाने के लिए अब हम सी की तरफ आते हैं, ठीक है। मैं ये प्रोग्राम खोल रहा हूँ, आपका जो माइक्रोचिप का स्टूडियो है, ठीक है। सी का डिले अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी का डिले कैलकुलेशन किस तरीके से होगी अगर आपने लूप लगा के कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपके पास जो है इस वक्त सी का एक प्रोग्राम है, ठीक है। ये आप लोग को बेसिकली मेरे ख्याल से उसमें भी दिया गया था आपकी लैब टास्क में, ठीक है। समवट सिमिलर प्रोग्राम, ठीक है, कि आपके पास है डिले का, आपने एक लूप बनाया है, ठीक है, और आपने उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया। अब ये नंबर कहाँ से आया, ये नंबर कैसे फाइंड आउट करना है सी में? असेंबली में फाइंड आउट करना आसान है, सी में फाइंड आउट करना डिफिकल्ट। ये सी में फाइंड आउट करना डिफिकल्ट क्यों है? इसका सिंपल तरीक़ेकार ये है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डिले लगाना है, आप उस डिले के फंक्शन को पहले कॉपी करें और अपने मेन प्रोग्राम में लेकर आएं। मैंने मेन प्रोग्राम में उसको लिख लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये नंबर इंटीजर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर भी आई है, नीचे भी आई है, तो दोनों दफ़ा आई यूटिलाइज नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ बिल्ड, ठीक है, और फिर मैं जाता हूँ डीबग पे। अब ये नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, और इस फाइंड आउट करने का नंबर डिफ़िकल्ट है और नीयरली इम्पॉसिबल है। रीज़न ये है कि आपका प्रोग्राम जब आप सी में लिखते हैं, जब कंपाइलर पे आप लिखते हैं जब आप अपने इस सॉफ्टवेयर में लिखते हैं माइक्रोचिप के, क्या होता है, सी का प्रोग्राम कंपाइलर चेंज करता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। हर कंपाइलर की असेंबली लैंग्वेज में जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया है, वो सिंगल लाइन है, लेकिन अगर मैं उसकी डिसअसेंबली देखूं तो वो सिंगल लाइन का लूप जो है यहाँ पे 3 लाइन बनता है। ऑल ऑफ दीज 3 लाइन्स आर फॉर दैट लूप जो कि मैंने उधर लगाया था, ठीक है। अब इस लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे ये 3 इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। लेकिन ये मुझे इधर इसमें पता चल रहा है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, कि किस तरीके से ये चेंज हुआ। अगर आप यही चीज़ किसी और सॉफ्टवेयर में करेंगे, हो सकता है वहाँ पे 3 की जगह 5 इंस्ट्रक्शंस हो असेंबली में, या 4 हों या 2 हो, ठीक है। तो वो चीज़ें डिफरेंट है। जब तक आपको उसकी डिसअसेंबली का पता नहीं होगा, आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ डाल के चेक करना होगा, मुख्तलिफ वैल्यूज़ डाल के आप यू हैव टू प्ले अराउंड, यू हैव टू कहते हैं थोड़ा सा हिट एंड ट्राई मेथड आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी नंबर के करीब आएंगे जो कि इसकी एग्जीक्यूशन कर सकता है। तो क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं टेस्ट के लिए ना आपको थोड़ा सा छोटा नंबर देता हूँ, लेट्स से 10। ये बिल्ड करते हैं, डिबग करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्टॉप वॉच है, मैं पहला स्टेप करता हूँ, ठीक है। ये देखें 79, इस नंबर पे प्लीज़ ज़रा वो रखें। मैं दोबारा से इसको करता हूँ रीसेट, ठीक है। ये है 12, ठीक है। अब लूप आया, लूप को मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। लूप को एग्जीक्यूट करने के बाद ये नंबर हो गया 79।
मतलब कि 10 टाइम्स लूप की एग्जीक्यूशन ने आपका नंबर जो है 12 टाइम जो है 12 से 79 पे ले गया। मतलब कि आपको जो है 67 माइक्रो सेकेंड्स का डिले मिला सिर्फ और सिर्फ q इज इक्वल टू 0 से q इज लेस देन 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सॉरी 9 तक जाएगा क्योंकि हमने लेस देन किया, ठीक है। तो टोटल 10 टाइम्स इस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, बट आपको कितने का, आपको 67 माइक्रो सेकेंड का डिले मिला। वो क्यों मिला 67 माइक्रो सेकेंड का डिले? वो इस वजह से मिला क्योंकि आपके पास लूप जो है वो इन 3 इंस्ट्रक्शंस पे की कम्बिनेशन थी। LDI 1 इंस्ट्रक्शन साइकिल, सेकेंड LDI 1 इंस्ट्रक्शन साइकिल, R जंप, ठीक है। R जंप की इंस्ट्रक्शन अगर आप यहाँ पे सर्च करें, R जंप, टू इंस्ट्रक्शन साइकिल्स, ये 2 + 1 + 1 4, ये टोटल 4 है, ठीक है। ये आपके पास है, मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखें, उसके बाद ये डायरेक्ट इधर आ रहा है, और वो चीज़ किधर है? वो चीज़ अभी तक आपके लूप में ही है, हम लूप से बाहर नहीं निकले, ये भी लूप का हिस्सा है, ये भी लूप का हिस्सा है। ये सारी फाइलें यहाँ पे, अब आपको ये सारा आपका देखिए लूप दोबारा, ये सारी चीज़ें आपके लूप के एग्जीक्यूशन में आ रही है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये सारा चल रहा है, हम अभी तक जो है लूप के अंदर है। आप टाइम देख सकते हैं 29। जब ये 79 होगा तो हम लूप से स्टेप आउट करेंगे, तो हम इसको 79 तक लेके जाते हैं। ये देखें, अब स्टेप आउट हो गया लूप से, लूप से स्टेप आउट हो गया और हम अभी नीचे आ गए, ठीक है, बाकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की तरफ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम बाकी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंस है। तो इस वजह से सी में लूप को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो आप किसी कैलकुलेशन से नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कंपाइलर आपके कोड को किस तरह असेंबली में चेंज करेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें जो है थोड़ा सा केटर करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। हम जो है डिफरेंट नंबर्स को ट्राई करते हैं, उन नंबर्स के ज़रिए हम देखते हैं कि कितना डिले जनरेट होता है, और फिर हमें पता लगता है कि हमने कौन सा नंबर यूटिलाइज करना है, ठीक है। जो आपका लैब टास्क था उसमें भी बेसिकली आपने यही करना था कि आपने डिफरेंट नंबर्स को देख के ट्राई करके फाइंड आउट करना था, ठीक है। और जो आप लोग को, अक्सर लोगों को एरर आ रहा था ना, वो ये वाला एरर था। आपको ये वाली जो है कमांड लिखनी होती, आपको एक वार्निंग आ रही थी कि आपके पास AVR की डिले फंक्शन में क्लॉक डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो जो मैं वहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज कर रहा हूँ ना, ये वाली चीज़, वो ये डिफाइंड है। आप इस नंबर को चेंज करें, मैं इसको 8 कर दूँ तो यहाँ पे 8 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे एक और 0 ऐड कर दूँ, ये 10 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके क्लॉक साइकिल को डिफाइन करती है कि आप मिली सेकेंड में काम करेंगे, माइक्रो सेकेंड में काम करेंगे। जो वार्निंग आ रही थी उसके लिए ये एक इंस्ट्रक्शन आपको लिखनी थी, ठीक है। बेटा वेटिंग रूम में कोई है नहीं, जिस तरह आ रहे हैं हम लेटिंग देम इन, डोंट वरी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे एक तो फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दी है, और थोड़ा सा आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि लूप की टाइमिंग क्या होगी, ठीक है। तो जो आप लोग का लूप का इशू था, या जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, आई होप वो इससे थोड़ी सी आपकी क्लैरिटी आ गई हो कि किस तरीके से हमने इसको रिजॉल्व करना है। जी उसामा, आपका हैंड रेज़ है बेटा। जी सर, ये अब यहाँ पर कंपाइलर पे तो हमने कर लिया, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है फिर हम क्या करेंगे? उसके बेटा लिए टाइम डिले कैसे? नहीं बेटा, पेपर में आपको फिर सी में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लूप लगा के टाइम डिले कैलकुलेट वो करो, क्योंकि मुझे पता है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास कंपाइलर नहीं है, वहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में आपके लिए नहीं आएगा कि आप सी का फंक्शन फॉर लूप लगा के टाइम डिले जनरेट करो। सी उसमें पेपर में ये आ सकता है कि आप जो है बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल करके टाइम डिले जनरेट करो यूजिंग सी, वो पॉसिबल है। लेकिन लूप लगा के टाइम डिले की जनरेशन का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग को वो जो इशू है वो आप लोग को फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। सर और ना बुक के अंदर एक वो बात लिखी हुई थी कि ये जो आप लूप के अंदर वैल्यू पुट करते हैं ना, ये आप उसीलोस्कोप से मेजर करते हैं जिस टाइम आप इसका कोई यानी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, लैब कर रहे होते हैं,
वो वाली बे- बात नहीं समझ आई। अच्छा ठीक है। अब उसामा का बेसिक क्वेश्चन ये है कि सर क्या आप जो है ना ऑसिलोस्कोप पे देखते हैं, ठीक है। ऑसिलोस्कोप पे अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है या उनकी लैब्स की हैं तो ऑसिलोस्कोप में क्या होता है, ऑसिलोस्कोप में आपको वेवफॉर्म की शेप नजर आती है, ठीक है। वो शेप आपके पास इस तरीके की, अगर स्क्वायर वेव है तो इस तरह होगी, ठीक है। अगर साइन वेव है तो वो इस तरीके से होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्राइंगल वेव है, सॉटूथ वेव फॉर्म है, तो हम उसको इस तरह की करते हैं, ठीक है। सॉरी ये थोड़ी मैं माउस से बना रहा हूँ तो थोड़ी ये वो है, आउट है, ड्राइंग ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपके पास शेप्स आती हैं डिफरेंट वेव फॉर्म्स की, ठीक है। मैं फोकस करूंगा स्क्वायर वेव पे क्योंकि आपके माइक्रो कंट्रोलर में, प्रोसेसर में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो सामा कह रहा है कि बुक में लिखा है कि आप ऑसिलोस्कोप से मेजर करके देखते हैं, ठीक है। वो आप बेटा उस टाइम मेजर करके देखते हैं जब आपको पता ना हो कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन या आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी की क्लॉक साइकिल लगी है, नंबर वन। नंबर टू, फॉर एग्जांपल आपने सी का प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, और आप उसको मालूम करना चाहते हैं कि वो कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल्स पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तब आप करते हैं। वो आप किस तरह करते हैं? वो आप इस तरह करते हैं कि आप जो है माइक्रो कंट्रोलर की जो आउट की पिन्स हैं उन पे आप ऑसिलोस्कोप लगाते हैं। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो जो क्लॉक का साइकिल होता है वो आपके पास ऑसिलोस्कोप में शो होता है, ठीक है। जब ऑसिलोस्कोप का अगर आप देखें ना, ऑसिलोस्कोप जो है बेसिकली, मैं एक सेकेंड इसको इतना कर देते हैं, जस्ट सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड वेट करें। या ठीक है। आपके पास जो ऑसिलोस्कोप होता है ना वो आपके पास इस तरीके का होता है। मैं तो इधर टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इस तरह टेबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट बेसिकली आपके पास ऑसिलोस्कोप में इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और फिर वाई एक्सिस होती है। लेट्स से ये वाला जो सेंटर वाला है, ये वाली लाइन जो है, इसको हम थोड़ा सा, आपके पास लेट्स से ये वाली लाइन जो है, ये यहाँ सेंटर में, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली लाइन जो है दिस इज योर एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई भी शेप आती है, ठीक है, ऑसिलोस्कोप में वो आती है, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है तो ये इस तरीके से आ रही है। इसको स्क्वायर वेव रखते हैं, हमारे लिए स्क्वायर वेव ज़्यादा आसान है। आपके पास लेट से वो इस तरीके की आ रही है। लेट से ये एक बॉक्स पे एक वेव बैठती है, ठीक है। ये रेड कलर की वेव मैंने जनरेट की, ये थोड़ा सा वो लाइट है लेकिन होपफुली आपको रेड कलर नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपके पास होता है टाइम, वाई एक्सिस आपके पास होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इससे आप किस तरीके से मालूम करते हैं? इससे एक तो आपको पता चल जाता है कि आपका सिग्नल की वैल्यू क्या है। सेकेंडली आप टाइम से कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपकी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो अगर आपने माइक्रो कंट्रोलर की आउट की पिंस पे इस तरह ऑसिलोस्कोप लगा के उसकी वेव फॉर्म की शेप देख लें तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपका ऑसिलोस्कोप की फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है, ठीक है। नंबर वन, लेट से मैं कहता हूँ मेरा ऑसिलोस्कोप जो है, सॉरी मेरी फ्रीक्वेंसी थी 1 मेगा, लेकिन जब मैंने ऑसिलोस्कोप से मेजर की वो आई 0.92 मेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो टाइम कैलकुलेशन थी वो इसके मुताबिक मैं करूँगा तो मोर एक्यूरेट हो, ठीक है। तो एक तो मुझे फ्रीक्वेंसी का आइडिया हो जाता है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, मुझे एम्पलीट्यूड का आइडिया हो जाता है, ठीक है। नंबर थ्री, जो भी प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, वो कितनी देर में रन हो रहा है या कितनी इंस्ट्रक्शन साइकिल्स ले रहा है, वो सारे चीज़ मैं ऑसिलोस्कोप पे कैप्चर कर सकता हूँ। अगर मैं पूरा ये वेव फॉर्म कैप्चर कर लूँ यहाँ से लेकर ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इधर मेरा प्रोग्राम ख़त्म भी हो गया, ये मेरे प्रोग्राम का एंड पॉइंट है, मैं कह सकता हूँ मेरा प्रोग्राम 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्लॉक साइकिल्स पे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। 5 क्लॉक साइकिल्स में मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम था लेट से वो 1 सेकेंड था, तो 5 × 1 = 5 सेकेंड्स। मुझे टोटल टाइम भी पता लग गया कि मेरे प्रोग्राम का, मेरे कोड का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना था, वो 5 सेकेंड्स था, ठीक है। इस तरीके से आप ऑसिलोस्कोप को इस्तेमाल करके भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है।
ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था कि ऑसिलोस्कोप से आप किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, सी में क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपके बैकग्राउंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, अगर आप ऑसिलोस्कोप पे वो लूप का फंक्शन, लूप जब एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम ऑसिलोस्कोप लगा के नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स देख लें, उधर से भी आप डिले कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज की कोई क्वेश्चन रह गया डिले में? आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया डिले का फंक्शन। ठीक है, ये भी हमने किया, फिर हमने ये वाली चीज भी की, और फिर हमने यहाँ से ये वाला भी कैलकुलेशन किया। ठीक है, और सी में भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे एआरएम की तरफ। आप लोगों ने लास्ट वीक मुझसे कहा था पेस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने आज का जो पोर्शन है वो थोड़ा कम रखा है। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ी ब्रेक भी मिल जाए और थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स भी हो जाए। ठीक है, हमने पहले डिले पढ़ा वो AVR का था, अब हम ARM की तरफ आ रहे हैं, जो कि हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था थोड़ा सा, कि हम 8 बिट प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर से 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर पे आ रहे हैं। ठीक है, हमने 8 बिट की असेंबली लैंग्वेज पढ़ी, सी लैंग्वेज पढ़ी, हम अब ARM के लिए भी असेंबली और सी पढ़ेंगे। काफ़ी चीज़ें दोनों में सिमिलर होंगी। ठीक है, मूव की इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दोनों में सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइज का डिफरेंस है। वो 8 बिट का था, ये 32 बिट का होगा। लेकिन ARM में ना आप एक वक्त में, आपके पास फॉर एग्जांपल 2 ऑपरेटिंग स्टेट है, एक वक्त में आप 2 ऑपरेटिंग स्टेट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को साइमल्टेनियसली, दोनों को नहीं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह कह सकते हैं कि आपका क्लास में एक वक्त में एक CR हो सकता है, 2 नहीं हो सकते, लेकिन CRशिप के लिए कैंडिडेट 2 या 3 या 4 हो सकते। ठीक है, ARM प्रोसेसर में आपके पास 2 स्टेट्स हैं, आप 2 मुख्तलिफ स्टेट्स में उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी आपको ऑनलाइन लेक्चर डिलीवरी कर रहे हैं, हमारे पास दूसरा स्टेट होता है कि जब आप ऑन कैंपस होते हो। ठीक है, 2 स्टेट है, लेकिन हम एक ही वक्त में दोनों स्टेट्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते। इस तरह नहीं हो सकता कि आधे स्टूडेंट्स इन कैंपस इन क्लास बैठे हों, आधे स्टूडेंट्स ऑनलाइन ले रहे हो, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोनों स्टेट्स में से कोई एक स्टेट एट अ सर्टन टाइम चल रहा होता है। ठीक है, 2 स्टेट्स हैं, एक का नाम ARM स्टेट है, एक का नाम थंब स्टेट है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क है, वो है आपके पास ये, एक आपके पास 32 बिट है, एक आपके पास 16 बिट। ठीक है, अगर आप इमेजिन करो आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आपने भरने हैं बैलून्स। ठीक है, कैसी आप वो दे रहे हो, या चले क्रिकेट की बॉल्स आपने भरनी है बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो आपने, चले क्रिकेट की बॉल्स भी नहीं, आपने एक बॉक्स को बॉल्स के साथ भरना है। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है फॉर एग्जांपल राजिक जो है वो कहता है कि सर मैं जो हूँ इसमें क्रिकेट की बॉल्स डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा बॉक्स है, उसको भी बॉल से भरना है। ठीक है, उसमें जो आपका साथी अहमद वो कहता है सर मैं क्रिकेट की जगह मैं फुटबॉल की बॉल्स डालूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से सिमुलेट करूँ तो सॉरी, लेट्स से यहाँ पे आपने मुख्तलिफ फुटबॉल्स डाल दिए, और अगर मैं यहाँ पे क्रिकेट की बॉल डालूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको इतना वो मत लीजिएगा। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को देख के ना आपको एक चीज़ का बड़ा क्लियरली अंदाज़ा होता है, क्या? वो ये कि इसमें सामान कम आया, इसमें सामान ज़्यादा आया। ठीक है, इसी तरह ARM स्टेट और थंब स्टेट में भी यही फ़र्क है कि जब आप 32 बिट की इंस्ट्रक्शन को यूटिलाइज करते हैं, आपका प्रोसेसर की परफॉर्मेंस तेज़ होती है, लेकिन जब आप 16 बिट की इंस्ट्रक्शंस को यूटिलाइज करते हैं तो आपके पास कोड डेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे सामान ज़्यादा आया तो कोड डेंसिटी ज़्यादा है, आप एक वक्त में एक बॉक्स में ज़्यादा बॉल्स, ज़्यादा ना क्रिकेट की बॉल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कम फुटबॉल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोड डेंसिटी का फ़र्क आता है, मतलब कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है 32 बिट का, ठीक है, लेट से आपने वो 5 इंस्ट्रक्शन लिखी। ठीक है, अगर आप उसको 16 बिट में लिखेंगे या आप उसको थंब में लिखेंगे तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, थंब इज़ प्योरली 16 बिट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिखी हैं 30 ARM में 1 2 3 4 5, ठीक है, उसी टाइम में मैं जो हूँ थंब के लिए आपके 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 इंस्ट्रक्शंस आएंगे, यहाँ पे मेरे पास 10 इंस्ट्रक्शन आएंगे।
तो कोड डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ठीक है, इनकी थोड़ी स्लो होगी। ये आपके पास एक कॉम्प्रोमाइज़ है ARM में और थंब में। तो इन्होंने क्या किया, आपके डेवलपर्स ने क्या किया, उन्होंने दरमियान का रास्ता चुना। उन्होंने कहा हम थंब टू इंस्ट्रक्शन सेट को इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम यूज़ करेंगे। उसमें दोनों 16 बिट की भी इंस्ट्रक्शन होगी, 32 बिट की भी इंस्ट्रक्शन होगी। आप 16 बिट के डेटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं, 32 बिट के डेटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ कि आपके पास परफॉर्मेंस बढ़ी और आपके पास स्पेस भी सेफ होगी, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया, यहाँ पे 5 हैं, उसी स्पेस में आपने 7 इंस्ट्रक्शंस को अकोमोडेट कर दिया। तो कम स्पेस में आपने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस भी डाल दी और आपकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी बेटर होगी, ठीक है। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि आपने एक 16 बिट की इंस्ट्रक्शन यूज़ की, फिर 32 बिट, फिर 16 फिर 32, ठीक है। आपके पास बेसिकली तीन आपके पास ऑप्शंस आ गई। या आप ARM स्टेट यूटिलाइज करें जो कि 32 बिट का है, या आप थंब स्टेट यूटिलाइज करें जो कि 16 बिट का है, या आप थंब 2 स्टेट को यूटिलाइज करें जो 16 बिट और 32 बिट दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये 3 आपके पास ऑप्शन हैं। जो मोस्टली हम यूटिलाइज करते हैं या हम यूज करते हैं वो थंब होता है या थंब 2 होता है, ठीक है। हम ARM स्टेट को कम प्रेफर करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि इधर जो है परफॉर्मेंस और स्पेस का इशू आता है। आपके पास माइक्रो प्रोसेसर छोटा है, उसके अंदर एक लिमिटेड मेमोरी स्पेस लगी है। तो अगर आप किसी भी तरीके से स्पेस को बचा सकते हैं तो मतलब ये है आप उससे ज़्यादा काम ले सकते हैं, ठीक है। इस वजह से आपके पास यहाँ पे ARM में हम थंब या थंब 2 की स्टेट को यूटिलाइज करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब हम ARM की या कोटेक्स की असेंबली लैंग्वेज पहले पढ़ेंगे, फिर हम C की तरफ आएंगे, जिस तरीके से हमने किया था AVR में, ठीक है। दोनों की असेंबली लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज भी हैं, लेकिन कुछ कमांड्स में डिफरेंस भी है और एग्जीक्यूशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो थोड़ा सा ख्याल रखना है, दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब ARM की असेंबली लैंग्वेज हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। ये हमने AVR में भी देखा था और ये सवाल आपके पास यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है कि हम असेंबली लैंग्वेज को स्टडी क्यों करते हैं। किसी के कोई कमेंट है इस बारे में कि आप असेंबली लैंग्वेज को क्यों पढ़ते हैं? एनीबॉडी, असेंबली लैंग्वेज को आप लोग क्यों पढ़ते हैं? असेंबली लैंग्वेज को पढ़ने के क्या फायदे हैं? मैं डायरेक्ट C में क्यों ना लिखूं, या मैं डायरेक्ट कोई और लैंग्वेज क्यों ना यूटिलाइज करूं, मशीन कोड में क्यों ना लिखूं, असेंबली की तरफ मैं क्यों आ रहा हूं? सर क्योंकि एक तो ये बेसिक है और दूसरा आपकी जो रजिस्टर लेवल की प्रोग्रामिंग है ना, वो इससे यानी अच्छे तरीके से उसके अंदर कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। उसामा की बात बिल्कुल सही है कि आपके पास जो है रजिस्टर लेवल की प्रोग्रामिंग आप देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं कि आपके पास कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स को। असेंबली लैंग्वेज जब आप प्रोग्राम करते हैं आपको हर एक रजिस्टर में खुद ही वैल्यू मूव करनी पड़ती है। आपको पता है हर रजिस्टर के कितने रजिस्टर्स हैं, कौन सी वैल्यू मूव कर रही है, लिमिटेशन क्या है। C में आपके पास ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। C में तो आप एक लिख देते हैं अनसाइंड कैरेक्टर I, उसके पीछे कौन सा रजिस्टर डेडिकेट हुआ, कौन सी इंस्ट्रक्शन लिखी गई असेंबली में, कौन सी हार्डवेयर रिसोर्स डेडिकेट की गई, उसके बारे में आपको आइडिया नहीं होता। बट असेंबली में आपको एक एक हार्डवेयर रिसोर्स के बारे में पता होता है। जब आपको हार्डवेयर सही तरीके से समझ आता है उस टाइम आपको सिस्टम का आर्किटेक्चर समझ में आता है। आपको फिर पता चलता है कि सिस्टम में एक्चुअली काम किस तरह हो रहा है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये भी कि आप गाड़ी चलाते तो हैं, ठीक है, आपको गाड़ी चलाना आता है, लेकिन अगर आपको गाड़ी के इंजन के बेसिक्स के बारे में नहीं पता तो कहीं पे खराबी हो गई तो आप हैंडीकैप हो जाते, आपको नहीं समझ में आता उसको ठीक कैसे करना है। तो जब आपको इंजन के बारे में थोड़ा सा समझ में आता है कि इंजन काम किस तरह करता है, स्पार्क प्लग क्या होते हैं, फ्यूल किधर बर्न होता है, मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है, ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो फिर आप अपनी गाड़ी को बेहतर तरीके से मेंटेन भी कर सकेंगे और उसको समझेंगे भी बेहतर। आपको पता होगा कि आपकी गाड़ी में कौन सी रिसोर्सेज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं और किस तरीके से उसको आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर आपने एक दफ़ा फॉर एग्जांपल अपनी गाड़ी के बारे में सीख लिया तो वही चीज़ आप ट्रांसलेट करते हैं दूसरी चीज़ पर, दूसरी गाड़ी का भी इंजन, वो चीज़ें आपको समझने में आसानी हो जाती है। असेंबली लैंग्वेज का बेसिक जो है दो आपके पास एडवांटेज है। एक आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज का पता लगता है
और एक आपको सिस्टम आर्किटेक्चर का पता लगता है, ठीक है। अब कोर्टेक्स एम में जो असेंबली लैंग्वेज है उसका लिखने का तरीक़ाकार ये है, ये पूरा एक ना जनरलाइज्ड फॉर्म है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं। पहली चीज़ है लेबल, फिर है ऑपकोड, फिर है ऑपरेंड्स और फिर है कमेंट्स, ठीक है। तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। पहला हिस्सा आपके पास लेबल, ऑपकोड, ऑपरेंड और कमेंट। लेबल क्या है? लेबल एक ऑप्शनल फील्ड है, आप देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते ना दें। एंटिटी इज यूज्ड टू डिटरमिन द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रक्शन से पहले मैं कोई लेबल देना चाहूँ ना देना चाहिए, मैं दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि लेट्स से ये मेरी इंस्ट्रक्शन I1 है, ये मेरा लेबल है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ मेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन I2 है, ये भी लेबल है। फिर I3 है, ये भी लेबल है, ठीक है। मैं इस तरह हर एक इंस्ट्रक्शन को लेबल दे सकता हूँ। उससे क्या होगा, उससे जो है मुझे मदद मिलेगी अपने इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को फाइंड करने में कि वो मेमोरी में किधर है, ठीक है। वो इस तरीके से कि मैं इस लेबल पे कभी भी जंप मार सकता हूँ। अगर मैंने लिखा हुआ है I1 कॉमा, लेट्स से मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखी है मूव की, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल सेकंड प्रोग्राम में उधर मैंने लेबल नहीं यूज़ किया, मैंने सिर्फ मूव यूज़ किया। अगर मैं यहाँ से कभी इधर प्रोग्राम में इधर से वापस इधर आना चाहूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लेबल पे जंप करना है, ब्रांच करना है। लेकिन अगर मैं इधर से इधर आना चाहूँ और मैंने यहाँ पे लेबल नहीं दिया, मैं वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो लेबल का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ये है कि वो आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी इंस्ट्रक्शन के मेमोरी एड्रेस पे जा सके, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें दे दे, नहीं देना चाहें ना दे, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। सेकेंड चीज़ आपके पास है कि ऑपकोड। ऑपकोड वो इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करनी है, वो काम है जो प्रोसेसर ने करना है। एक्चुअल क्या इंस्ट्रक्शन है वो आपके पास ऑपकोड में आती है। आपने ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सबट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, क्या काम करना है वो चीज़ आपके पास ऑपकोड में आएगी, ठीक है। और आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है किस डेटा पे करना है, किस मेमोरी लोकेशन पे करना है, वो ऑपरेंड्स पे डिपेंड करता है। वो आपके ऑपरेंड्स डिफाइन करते हैं। ऑपरेंड आपका कोई भी नहीं हो सकता, ऑपरेंड आपके मैक्सिमम 4 तक हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इंस्ट्रक्शन लास्ट टाइम असेंबली में पढ़ी थी, AVR की असेंबली में, वहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी लॉजिकल शिफ्ट की, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट राइट, एरोमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, एरोमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है। इस तरह की आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, ठीक है। आप उसमें क्या करते थे जब असेंबली में पढ़ते थे, फॉर एग्जांपल मैं कहता था लॉजिकल शिफ्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल शिफ्ट और आगे रजिस्टर लिख देता था R16, ठीक है। ये मेरे पास लॉजिकल शिफ्ट होता था, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉजिकल शिफ्ट करना है और सॉरी AVR में असेंबली में क्या होता था, R16 लिख दिया और वो हर दफ़ा 1 बिट शिफ्ट होता था। यहाँ पे आपने R16 के आगे नंबर भी देना है कि कितने बिट्स को आपने शिफ्ट करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ, ठीक है। आप यहाँ पे एक और रजिस्टर भी दे सकते हैं, कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। और सेकंड चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि ये आपके पास एक कोई नंबर 1 लाइक ऑपरेंड्स जो हैं वो 1 भी हो सकते हैं और ऑपरेंड्स जो आपके पास 4 तक हो सकते हैं। 0 से लेकर 4 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है या कोई भी अमाउंट ऑफ ऑपरेंड्स हो सकते हैं। और कमेंट्स आपको पता है वो सेमीकोलन के बाद आपने कोई भी कमेंट किया कि आपकी ये इंस्ट्रक्शन करती क्या है। मेरा आपसे सजेशन, रिकमेंडेशन, एडवाइस जो आप समझना चाहें समझ लें कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखें, चाहे वो पेपर में हो, चाहे वो आपके लिए प्रोजेक्ट का कोड हो, चाहे वो आपके लिए किसी आप प्रोफेशनल लाइफ में काम करें वहाँ पे आपके लिए कोड हो, हर इंस्ट्रक्शन के सामने कमेंट लाजमी दिया करें। क्योंकि अक्सर औकात फॉर एग्जांपल आपने इस क्लास में आपने कोई लेट्स से कोड्स लिखे, यही कोड फिर आप 3rd ईयर या 4th ईयर में दोबारा रिविजिट करो, क्योंकि वहाँ पे आपके पास दोबारा प्रोग्रामिंग यूटिलाइज होगी, आपके FIP में प्रोग्रामिंग आ सकती है, ठीक है। जब आप उसको दोबारा देखने के लिए आओगे ना साल डेढ़ बाद, तो आपको याद नहीं रहता आपने क्या लिखा। अगर आपने कमेंट्स दिए हों तो बड़े आसानी से आप पिक कर लेते हो कि आपने क्या किया था, कैसे किया था, क्यों किया। तो कमेंट्स आप अपने लैब में हो, क्लास में हो, पेपर में हो, प्रोजेक्ट में हो, FIP में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, जहाँ पे आप कोडिंग करें वहाँ पे कमेंट ज़रूर दिया करें। आपको भी आसानी होगी और आपके बाद अगर किसी और ने आपका कोड देखा तो उसको भी आसानी होगी, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं एक इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये सारे वो ग्रुप्स हैं, हम उनमें से 3 ग्रुप्स को इस वक्त देखेंगे। एक है डेटा प्रोसेसिंग, एक है मेमोरी एक्सेस
और एक है ब्रांच एंड कंट्रोल। बाकी भी इंस्ट्रक्शन सेट्स फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई डिवाइड हम पढ़ेंगे, बिट फिल इंस्ट्रक्शन सेट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग, मेमोरी इंस्ट्रक्शन और ब्रांच कंट्रोल, ठीक है। पहली चीज़ है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग है कि एनी इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर्स डेटा टू बी प्रोसेस्ड, अरिथमेटिक हो, मूवमेंट हो। मतलब कि आप लोग क्लास में बैठे हैं और आप लोग को कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को लेक्चर दे रहा हूँ और मैं बेजाद को और लेट्स से बुशरा को कहता हूँ कि बेटा आप लोग क्लास से जाके एचओडी के ऑफिस तक जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट हुई, आपके जो दो साथी थे उन्होंने क्लास छोड़ के एचओडी के ऑफिस तक मूवमेंट की, ठीक है। तो ये डेटा प्रोसेसिंग थी। इसमें डेटा की मूवमेंट भी आती है, डेटा की ऑपरेशन भी आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उन्हीं दोनों स्टूडेंट्स को कहूँ कि बेटा आप लोगों ने क्विज मिस किया था, क्लास के बाद आपका क्विज होगा, ठीक है। तो ये भी एक डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि आपने उनको कोई टास्क दिया और उन्होंने वो टास्क परफॉर्म किया। तो आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ दो इंस्ट्रक्शन देखेंगे, एक है ऐड और एक है मूव, इस कैटेगरी में ऐड इंस्ट्रक्शन और मूव इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दोनों AVR की तरह सिमिलर हैं, कोई डिफरेंस खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंटेक्स में डिफरेंस है, ठीक है। सेंटेक्स में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिए। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिए ऐड R1 #0x6। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है R1 = R1 प्लस 0x6। 0x6 का मतलब क्या है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करता है। ये हैश का क्या मतलब है? ये हैश का मतलब है कि ये नंबर है, मेमोरी एड्रेस नहीं है। इसी नंबर को आपने यूटिलाइज करना। मेमोरी एड्रेस के लिए आपको दूसरा यहाँ पे दूसरा सिंबल यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो मतलब क्या हो, फॉर एग्जांपल अगर R1 में वैल्यू 5 है, यहाँ पे हो गया 5 + 6, दोनों हेक्सा हैं, ठीक है। तो 5 + 6 आप करें तो 11 आता है। 11 आपका जो है B है, तो आप प्लस R1 में B स्टोर हो गया। ऐड R4, R2, ये है R4 = R4 + R2, ठीक है। तो आपने देखा पहले आपके पास यहाँ पे इमीडिएट वैल्यू थी, यहाँ पे फिर रजिस्टर आ गया और अब आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेंड्स बढ़ गए, ठीक है। और ऐड R6 = R6, R5, R3, R6 = R5 + R3। ये आपके पास ना मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है। फिर ऐड S है, लेकिन चलिए इसको हम बाद में देख लेंगे। S अब फ्लैग्स की तरफ जाता है तो वो अब इस वक्त हम पढ़ नहीं, ठीक है। ये जिस तरह मैंने कहा ये रिप्रेजेंट करता है इमीडिएट वैल्यू को, कि कोई वैल्यू आपने ऐड करनी है, कोई रजिस्टर नहीं, वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास सेकेंडली यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास ये जो ऑपरेंड्स हैं ये सारे वेरिएबल, एक से ज़्यादा टाइप, एक से ज़्यादा किस्म, एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे। फिर ये एडिशन का सेंटेक्स है। ऐड आपने S लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना तो ना लगाएं। कोई कंडीशन आपने देनी है तो ठीक है, नहीं देनी तो ना लगाएं। उसके बाद आपके पास आता है डेस्टिनेशन रजिस्टर, ये लाजमी है। आपके पास RN आता है रजिस्टर, पहला रजिस्टर, इसकी जगह रजिस्टर हो सकता है, इसकी जगह वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू है, ठीक है, 0x6, ठीक है। और फिर आपके पास अगर आपने कोई और ऑपरेंड लगाना है या नहीं, मतलब कि जिस तरह हमने किया था यहाँ पे, हमने किया था ऐड R1, #0x6, ठीक है। एक ये था। एक आप कर सकते हैं R1, R2, आप ये कर सकते हैं R1, R2, R3, मतलब कि एक से ज़्यादा ऑपरेंड के ऑप्शन है सारे ऐड के इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो ये आपके पास सेंटेक्स है। S आपने लगाना है, नहीं लगाना ऑप्शनल है। कंडीशन आपने लगानी है, नहीं लगाना ऑप्शनल है। ये दोनों कंडीशन और S क्या है ये हम बाद में देखेंगे। RD और RN ये दो लाजमी है। RD आपके पास रजिस्टर हो सकता है, RN आपके पास नंबर हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी लोकेशन हो सकती है। और उसके बाद अगर आपने एडिशनली कोई नंबर या कोई और चीज़ देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये एडिशन है, ये एडिशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखे, वही दोबारा हो रहे हैं, ठीक है। R0 नंबर डायरेक्ट ऐड हुआ, 2 रजिस्टर्स की एडिशन हुई, 2 रजिस्टर्स का ऐड करके तीसरे में डेटा स्टोर हुआ, ठीक है। और ये फ्लैग्स अपडेट मैं इसलिए इस वक्त छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने इस वक्त PSR को नहीं देखा,
ठीक है, फ्लैग्स को स्टडी नहीं किया ARM में, ठीक है। सेकंड आपके पास मूव इंस्ट्रक्शन। मूव इज यूज्ड टू सिंपली ट्रांसफर डेटा विद इन प्रोसेसर। इस बात को याद रखिएगा कि मूव की इंस्ट्रक्शन जो है डेटा को प्रोसेसर के विद इन ट्रांसफर करती है। तो प्रोसेसर में आपके पास R1 से लेकर R15 तक के रजिस्टर्स हैं, ठीक है। इनके अंदर जो है आपके पास जो भी डेटा मूवमेंट होती है वो आती है मूव इंस्ट्रक्शन से। आपने R1 से डेटा उठा के R15 में डालना हो, आपने कोई डेटा R रजिस्टर में मूव करना हो, वो सब कुछ आपने मूव की इंस्ट्रक्शन से करना है। तो डेटा ट्रांसफर विद इन द प्रोसेसर जो है वो मूव का काम, मेमोरी का नहीं है। मेमोरी से अगर डेटा आएगा तो वो आउटसाइड द प्रोसेसर है, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट कमांड है। अब वो आप डायरेक्ट डेटा मूव कर सकते हैं, आप आस्की वैल्यू मूव कर सकते हैं, आप कोई रजिस्टर मूव कर सकते हैं, ठीक है। आपने नंबर मूव किया, आपने इसका आस्की कोड मूव किया, या आपने किसी और रजिस्टर से डेटा को कॉपी किया, ठीक है। ये मूव की इंस्ट्रक्शन है। ये मूव की इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स है मूव एस, फ्लैग्स के लिए ये ऑप्शनल है, कंडीशनल ऑप्शनल है, RD होना लाजमी है, ऑपरेंड 2 होना लाजमी है, ठीक है। तो मूव में सिर्फ RD होता है और ऑपरेंड होता है। RD है कि किधर डेटा मूव करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी आपकी क्लास LH1 में, LH1 जो है वो RD है, ऑपरेंड क्या है EE2, EE2 की क्लास जो है LH1 में, तो आपको कह सकते कि आप सारे जो है मूव करें LH2 में, ठीक है। ये वही पिछले की तरह एग्जांपल है कि R0 की वैल्यू को, सॉरी R1 की वैल्यू को, राइट वैल्यू ऑफ R1 इंटू R0 मूव किया R1 को R0 में, आपने इस नंबर को मूव किया इधर, ठीक है, आपने वैल्यू को मूव किया इधर, आपने R3 को मूव किया इधर, ठीक है। आप इस तरीके से मूव की इंस्ट्रक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मूव की इंस्ट्रक्शन लिमिटेड है ट्रांसफर बिटवीन विद इन द प्रोसेसर, ठीक है, विद इन प्रोसेसर, ठीक है। अगर डेटा मेमोरी से आ रहा हो प्रोसेसर टू मेमोरी या मेमोरी टू प्रोसेसर, तो आप क्या करेंगे, फिर आप LDR या STR की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, लोड रजिस्टर स्टोर रजिस्टर, ठीक है। LDR इज लोड रजिस्टर, STR इज स्टोर रजिस्टर। LDR इंस्ट्रक्शन क्या करता है, मेमोरी से डेटा प्रोसेसर में लेकर आता है। स्टोर इंस्ट्रक्शन क्या करती है, प्रोसेसर के रजिस्टर से डेटा उठा के मेमोरी में डालती है। मेमोरी से रजिस्टर में डेटा आना LDR है, प्रोसेसर से मेमोरी में डेटा जाना STR है, ठीक है। और फिर आपके पास कंडीशनल और अनकंडीशनल ब्रांच है, ठीक है, अनकंडीशनल एंड कंपेयर ब्रांच, ठीक है। अनकंडीशनल ब्रांच आपके पास AVR में फॉर एग्जांपल थी जंप, जो आपके पास जंप की इंस्ट्रक्शन आपने AVR में पढ़ी, वो आपके पास अनकंडीशनल ब्रांच थी, ठीक है। यहाँ पे अनकंडीशनल ब्रांच जंप की जगह B है। कंडीशनल ब्रांच जैसे हमने अभी पढ़ा ब्रांच इफ नॉट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह हम एक इंस्ट्रक्शन को अभी देख रहे हैं, वो है कंपेयर ब्रांच इफ 0, ठीक है। तो अनकंडीशनल ब्रांच आपकी AVR में जंप थी, तो दूसरा कंडीशनल ब्रांच थी ब्रांच इफ नॉट इक्वल टू, ब्रांच इफ इक्वल टू, ब्रांच इफ 0। तो इस तरह के मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन थी। यहाँ पे भी उसी तरह आपके पास बहुत सी ऑप्शन हैं, और आपके पास अनकंडीशनल ब्रांच जो है B है, ठीक है। फिर आपके पास अनकंडीशनल ब्रांच जो है उसका जो है सिंटैक्स है कि आपने कोई नंबर देना है, कोई रजिस्टर देना है बेसिकली, ठीक है। ये कंपेयर ब्रांच इफ 0, मतलब कि इस नंबर की वैल्यू को 0 से कंपेयर करो, अगर ये वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ब्रांच तो जंप करो लेबल पे, अगर नहीं है तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन करो। कंपेयर ब्रांच इफ नॉन 0, अगर R0 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन जंप, देन लेबल पे जाएं, अदरवाइज नॉर्मल एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये कंपेयर, C इज कंपेयर, B इज ब्रांच, Z इज 0, कंपेयर ब्रांच इफ 0, ठीक है। RN इज द रजिस्टर होल्डिंग द ऑपरेंड, RN की वैल्यू को कंपेयर किया जाता है, और लेबल है कि किधर जंप करना है। अनकंडीशनल ब्रांच क्या है, B के आगे आपने कोई भी लेबल लगा दिया, नो मैटर 0 है नॉन 0 है क्या है, B ने उधर से जंप हो जानी है, पॉइंट A से पॉइंट B पे वो जंप करेगा, ठीक है। अब आपको हम इन 4-5 इंस्ट्रक्शंस को यूटिलाइज करके आपका ARM की असेंबली में पहला प्रोग्राम लिखेंगे,
ठीक है, ये आपने AVR में भी किया है, उसी टाइप का प्रोग्राम आप इधर भी कर। राइट अ प्रोग्राम टू सम अप 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर। फर्स्ट 5 इवन नंबर हैं 2, 4, 6, 8, 10, मतलब कि इन सबको आपने ऐड करना है। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 is 20, 20 + 10 is 30। तो मतलब कि आपके पास टोटल वैल्यू आती है 30, इनका नंबर आना चाहिए 30। तो ये आप किस तरह कर सकते हैं, आपने मूव कर दिया, फॉर एग्जांपल मूव R1, 0 और मूव R2, 2। ठीक है, फिर आप कर सकते हैं ये, आपने किया 0, 2, ये वैल्यू हो जाएगी 2 + 2, 4 + 2, 6 + 2, 8 + 2। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है R1 = R1 + R2। हर दफ़ा R1 की वैल्यू अपडेट होती जा रही है, ठीक है, और आप उसमें नई नई वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इसको 30 तक लेके जाना है तो आपको टोटल चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 10। तो ये 17 इंस्ट्रक्शन से आप यहाँ पे आके आपके पास 30 आए। 15 दफ़ा तो आपने ऐड की इंस्ट्रक्शन को लिखा। ये कोई एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है, ये कोई अच्छा प्रोसेस नहीं है। इस तरीके से काम करना ना रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, ना ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोड इनएफिशिएंट है, आपने बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस को यूटिलाइज किया, और मेमोरी स्पेस आपके पास एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स होती है। ठीक है, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने ब्रांच पढ़ी, हमने अनकंडीशनल ब्रांच पढ़ी, ठीक है, तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे। आपने वही किया, मूव R0, R1 एंड R2, हमने तीनों में डेटा मूव किया। क्यों मूव किया? R0 में हम जो है सम का रिजल्ट स्टोर करेंगे, R1 में जो है हम नंबर को अपडेट करेंगे, और लूप जो है R2 जो है हमारा लूप काउंटर है। हमने 2, 4, 6, 8, 10 5 दफ़ा लूप को एग्जीक्यूट किया। क्यों? क्योंकि हमने 5 वैल्यूज़ को ऐड करना है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, फिर हम इस तरह करेंगे, कंपेयर ब्रांच R2 टू फिनिश। अगर R2 की वैल्यू 0 है तो आप चले जाओ फिनिश पे, अदरवाइज आप इधर से नॉर्मल एग्जीक्यूशन करो। ठीक है, R2 की वैल्यू तो 5 है, ठीक है, तो इधर मैं करता हूँ R2, इसकी वैल्यू 5 है। फिर हमारे पास है R0 और हमारे पास है R1। ठीक है, ये R0 है, ये R1 है। ठीक है, ऐड R0 R1, तो R0 की वैल्यू 0 है, R1 की वैल्यू 2 है, तो 2 + 0 = 2। ऐड R1, 2, ये पहले ही आपके पास वैल्यू 2 थी, तो 2 + 2, ये वैल्यू हो गई 4। यहाँ पे आपने R2 की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया 4। ठीक है, ये 4 हो गया। आप नेक्स्ट टाइम है R0 + R1, R0 + R1, 2 + 4 6। ठीक है, R1 + 2, यहाँ पे आपके पास आ जाता है 6। फिर ये आएगा 3, ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30। ठीक है, और R1 की वैल्यू जो 30 की भाई हो जाएगा 12। उस टाइम आपके पास जब सब ये होगा नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पे ये 0 हो जाएगा और ये जंप कर जाएगा। आपने जो 15 इंस्ट्रक्शंस लिखी थी उसके बजाय आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपने 9 इंस्ट्रक्शंस में पूरा कोड लिख दिया। तो 9 इज मोर एफिशिएंट देन 15। सेफ स्पेस, सेफ मेमोरी, एफिशिएंट कोडिंग, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस तरीके से आपने जो है अपना एक कोड लिख दिया। ठीक है, कोई सवाल है? एनीथिंग समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन, एनीथिंग? आप लोग का कोई कमेंट है? चलिए, इफ नथिंग देन आई विल कंटिन्यू। ठीक है, तो हमने कोड लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये कोड अगर मैं इस वक्त उठा के आपके सिमुलेटर पे डालूं काम नहीं करेगा। देयर आर सम थिंग्स मिसिंग। जो 2-3 चीज़ें मिसिंग है, आज हम उन्हीं को पढ़ के आज की क्लास वहाँ पे ख़त्म कर देंगे ताकि आपके पास टाइम हो टू डाइजेस्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमने कोड का बॉडी लिख दिया कि जी कोड की बॉडी क्या है, कि एक्चुअली कोड ने प्रोग्राम
लाइक कौन से ऑपरेंट्स पे काम करना है, कैसे काम करना है, वो हमने लिख दिया। लेकिन हमने जो है उसके कोई इंफॉर्मेशन है जो हमने उसको तक प्रोवाइड नहीं की। तो अगर मैं सिमुलेटर पे ये कोड लिख दूँ, ये कोड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है एक सॉफ्टवेयर पैकेज चाहिए, जिस तरह आपके पास AVR में माइक्रोचिप था, इसमें आपके पास कील होगा, ठीक है। तो बिफोर वी कैन रन दिस प्रोग्राम, हमें जो है इसमें दो चीज़ें ऐड करनी, एक है रीसेट सीक्वेंस और एक है मेमोरी मैप ऑफ कोर्टेक्स। ये दो चीज़ें हमने स्टार्ट में ऐड करनी है, इसके बाद ये कोड रन हो, ठीक है। तो हम अभी इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इनको आप ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को सिमुलेटर पे या अपने प्रोग्राम को चिप पे या डिवाइस पे रन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज मैंने जिस तरह का आपको चाहिए होगा कील का, लेकिन ये आपके पास टाइम है अभी, क्योंकि आपने AVR की कोडिंग ख़त्म नहीं की, AVR की लैब्स अभी पड़ी है, उसके बाद हम कील पे आएंगे, ठीक है। रीसेट सीक्वेंस और मेमोरी मैप का जो कम्बिनेशन है, इसको हम कहते हैं सिस्टम इनिशियलाइजेशन, ठीक है। मतलब कि आप जब सिस्टम को ऑन करते हैं, अपने लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, मोबाइल को, किसी भी चीज़ को ऑन करते हैं, आपका जब हार्डवेयर ऑन होता है वो एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरता है। वो बायोस को चेक करता है, रैम को चेक करता है, मेमोरी को चेक करता है, डिवाइसेस कनेक्टेड को चेक करता है, कौन सी विंडोज इंस्टॉल्ड है वो चेक करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिस्टम इनिशियलाइजेशन में आती है। यही काम आपने अपने कोड के से पहले भी देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपने कोड को हार्डवेयर पे रन कर सकते हैं या अपने कोड को सिमुलेटर पे रन कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम इनिशियलाइजेशन के लिए आपको दो चीज़ें देनी होती है, एक होता है असेंबलर डायरेक्टिव, एक होता है रीसेट सीक्वेंस, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपने लिखना होता है अपने कोड से पहले, उसके बाद आपका कोड फंक्शन, ठीक है। असेंबलर डायरेक्टिव क्या है? ये असेंबली लैंग्वेज कोडिंग है। असेंबली लैंग्वेज विल बी चेंज टू मशीन लैंग्वेज। आपने असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर को कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ डायरेक्शन देनी होती है। कोई आपने उसको बताना होता है कि जी आपने क्या करना है, कैसे करना है, आप सारा कुछ उस पर नहीं छोड़ते, ठीक है। वो चीज़ें होती हैं असेंबलर डायरेक्टिव, ठीक है, जो कि आपके असेंबलर के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस के आपकी मेमोरी में कोड किधर पड़ा है, डेटा किधर पड़ा है, कौन सी जगह पे राइट, कौन सी जगह को आपने मॉडिफाई नहीं करना मेमोरी की, ठीक है। अगर आपको AVR का याद हो तो मैंने आपको बताया था कि मेमोरी की स्टार्टिंग में जो है आपके पास ISR पड़ा है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। हम कहते थे कि जी इस मेमोरी स्पेस में कुछ नहीं लिखना, तो वो चीज़ असेंबलर में अगर हमने बतानी हो तो हम असेंबलर डायरेक्टिव से बताते हैं कि जी इस मेमोरी लोकेशन में कुछ नहीं लिखना। Assembler directives are pseudocodes which are executed during assembly processing and not executed during runtime. मतलब कि जब assembler जो है assembly लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में चेंज कर होता है, उस टाइम ये एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन जब कोड रन हो रहा है तो इनका काम नहीं होता, इनकी एग्जीक्यूशन हो गई एक दफ़ा होके ख़त्म हो जाती है। Assembler directives are used to control placement of data and code in memory. ठीक है। तो जब आपने अपना असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा तो आपने अपनी मर्जी से मेमोरी की यूटिलाइजेशन की, आपने अपनी मर्जी से डिसाइड किया कि मेमोरी में कौन सी चीज़ किधर पड़ी हुई। अब यही इन्फॉर्मेशन आपने कंपाइलर को भी बतानी है, असेंबलर को बतानी है। जब वो ट्रांसलेट करेगा, जो मशीन लैंग्वेज में मशीन कोड में इंफॉर्मेशन चेंज करेगा, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी है। वो चीज़ असेंबलर डायरेक्टिव्स बता, ठीक है। तो आप मेमोरी को डिवाइड कर देते हो कोड के सेक्शन में और डेटा के सेक्शन में, और वो आप करते हो डायरेक्टिव से। तो आपने यही चीज़ उनको बतानी होती है। डायरेक्टिव का जनरल सिंटैक्स क्या है? एरिया, सेक्शन नेम, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स क्या है? ये एट्रीब्यूट्स ये हैं, ठीक है। सेक्शन नेम आपका डेटा हो सकता है या कोड हो सकता है, ठीक है। या आपने डेटा स्टोर किया होगा या आपने कोड स्टोर किया होगा। या आपके पास है एरिया, सेक्शन नेम आपने अपनी मर्जी से डिफाइन किया माई डेटा, लेकिन आपने आगे बता दिया कि ये डेटा है। या आपने स्टैक डिफाइन किया तो आपने बता दिया कि स्टैक किस किस्म का है। और आपने आखिर में क्या बताया कि इस एरिया में क्या असेंबलर रीड कर सकता है इंफॉर्मेशन या असेंबलर राइट कर सकता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। रीड एंड राइट कर सकते, दो ऑप्शन है, या तो सिर्फ रीड करेगा या रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, ठीक है। तो इस इधर जो है आपके पास या तो ये आएगा रीड ओनली या रीड एंड राइट। मतलब कि रीड ओनली का मतलब है कि इधर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सिर्फ असेंबलर ने पढ़नी है, उसको मॉडिफाई नहीं करना,
अगर रीड एंड राइट है मतलब कि इधर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको पढ़ भी सकता है, उसमें चेंजेस भी कर सकता है। ठीक है, ये जो है डेटा या कोड, ठीक है, ये आपके पास यहाँ से आया, आपने डेटा रखा है या कोड रखा है, कौन सी चीज़ आपने रखी हुई। ठीक है, और ये याद रखिए कि हर एक का ना अपना वो है, डेटा के लिए आपके पास रीड एंड राइट है डिफ़ॉल्ट, कोड के लिए आपके पास रीड ओनली डिफ़ॉल्ट। मतलब कि जहाँ पे आपने कोडिंग किया वहाँ से सिर्फ और सिर्फ सिमिलर कोड को रीड करें, उस एरिया को मॉडिफाई ना करें। मॉडिफाई किस एरिया को करना है? मॉडिफाई डेटा के एरिया को करना होता है। ठीक है, और स्टैक में एक स्पेशल चीज़ है नो इनिशिएट। नो इनिशिएट का क्या मतलब है कि जो स्टैक का एरिया उसमें सारे के सारे जीरोस डाल दो, उसको उसको जीरो से भर दो। ठीक है, तो नो इनिशिएट या NOINIT, दिस इज बेसिकली स्टैक के साथ यूटिलाइज होता है। और आप क्या करते हैं, आप उसमें सारे जीरोस भर देते हैं कि स्टैक का जितना मेमोरी के स्टैक की एरिया है, लोकेशन है, जो रिजर्व स्पेस है स्टैक के लिए, वो क्या हो जाए, वो सब जीरोस हो जाए, ताकि आपको उधर कोई इंफॉर्मेशन पहले से ना पड़ी हो, आपके कोड में एरर ना। ठीक है, अलाइन हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे, लेकिन अलाइन जो है बेसिकली आपके मेमोरी से रिलेटेड है कि आपने जो वर्ड लिखा है वो 16 बिट का है, 32 बिट का है, 8 बिट का है, किस तरीके का है, तो वो आप वहाँ पे आपके पास आता है। आपके पास डायरेक्टिव्स कौन से हैं? आपके पास डायरेक्टिव है स्पेस का, EQU, एंट्री, एंड। एंट्री इज स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, एंड इज एंड ऑफ प्रोग्राम। ये आपके असेंबलर को बताता है प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये बताता है प्रोग्राम एंड कहाँ पे हुआ। स्पेस क्या है? स्पेस डिफाइंस वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अगर आप मेमोरी में लिख देते हैं स्पेस, ठीक है, लेट्स से मैं लिखता हूँ M और मैं लिखता हूँ स्पेस, ठीक है, आगे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ 0x100, मतलब कि मेमोरी में 256 बाइट्स, 0x100, और इसको आप कर लें इस तरह, 0x100, ये आता है 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, सॉरी 1 2 4 1। आप इस तरीके से इसके कैलकुलेशन आपको मैं बाद में बता दूंगा, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद अभी प्रोग्राम आएगा उसमें आप कैलकुलेशन देख लेंगे। ठीक है, स्पेस बेसिकली क्या करता है? स्पेस बेसिकली कोई एरिया को डिफाइन कर देता है वेरिएबल के लिए या कांस्टेंट के लिए, तो स्पेस रिजर्व हो जाती है। इक्वल क्या है? इक्वल इज अ लेबल। अगर आप लिखते हैं ना MEQU5, मतलब कि मेमोरी की स्पेस में, मेमोरी में कहीं पे 5 का डेटा स्टोर हो जाएगा और उसका लेबल होगा या उसका विच विल बी इक्वल टू M। तो आप जब भी M को इस्तेमाल करेंगे, M के लेबल को कॉल करेंगे, तो आपके पास वो 5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आज इंट्रोडक्शन है, इसको कोड में फिर हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन माइक्रो प्रोसेसर इज टर्न्ड ऑन। मैंने जिसने कहा ना कि जब प्रोसेसर को टर्न ऑन करते हैं तो सिस्टम इनिशियलाइज होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है? पहला होता है कि आपने टर्न ऑन किया तो माइक्रो प्रोसेसर जाता है मेमोरी एड्रेस 0 पे, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो लोड करता है, वो होती है स्टैक की। फिर वो जाता है मेमोरी एड्रेस 004 पे, उसके बाद वो जाता है एड्रेस वेक्टर टेबल पे, और उसके बाद आता है प्रोग्राम पे। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट fetches the 32-bit value from this address 0 that contains the address of stack। जब आप अपने माइक्रो प्रोसेसर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जाता है मेमोरी एड्रेस 0 पे, वहाँ पे पड़ी होती है इन्फॉर्मेशन कि स्टैक कहाँ पे है, तो वो फिर जाता है स्टैक पे। ठीक है, उसके बाद वो सेकेंड मेमोरी लोकेशन जो कि है 0004, ये 4 क्यों है? क्योंकि 32 बिट का डेटा है, तो 32 बिट का डेटा है तो इस वजह से आपके पास 0 1 2 3 ये मेमोरी लोकेशन एक है, 4 5 6 7 यहाँ पे सेकेंड डेटा पड़ा हुआ, तो मेमोरी लोकेशन 4 पे जाता है, वहाँ पे जो डेटा पड़ा होता है वो बूट कोड है या रीसेट हैंडलर है। ठीक है, वो डेटा आपके पास लोड करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शो किया, सबसे पहले आता है मेमोरी एड्रेस 0 पे, 0 पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो स्टैक की है, वो जाता है स्टैक। ठीक है, कि स्टैक यहाँ पे पड़ा है। सेकेंड मेमोरी लोकेशन पड़ी है कि आपके पास उसके बाद सिस्टम इनिशियलाइजेशन कोड कहाँ पे पड़ा है। देखिए ये उस आपके
AVR की तरह यहाँ पे आ गया इंटरप्ट वेक्टर टेबल, तो वो आपको बता रहा है कि इस एरिया को स्किप करो, ये रिजर्व्ड है, इसके बाद इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे, वो आपको बताता है स्टैक कहाँ पे। सेकंड स्टेप आपके पास आता है वो यहाँ पे, ये आपको बताता है कि जी ये सारा एरिया जो है स्किप करना है और आप आ जाएं इधर डायरेक्ट। यहाँ से आपका एक्चुअल कोड शुरू होता है, आपने इस नीचे वाले एरिया को मॉडिफाई नहीं करना, ठीक है। ये हमारे पास पहले प्रोग्राम था ना, ठीक है, हमने ये प्रोग्राम लिखा था थोड़ी देर पहले। अब इस प्रोग्राम को हम अगर मॉडिफाई करें और असेंबलर डायरेक्टिव्स को डालें, हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहले आ जाएगी, ठीक है। ये आपको मुझे समझ में आती है, आज आप लोग को शायद सब कुछ समझ में ना आए, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन देना है, बताना है, ठीक है। पहली चीज आती है थंब। आपने सबसे पहले क्या बताया कि आपने कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट यूज किया, 32 बिट 16 बिट दोनों की कॉम्बिनेशन क्या है वो ये बताया, ठीक है। फिर आपने डिफाइन किया स्टैक का साइज, स्टैक कितना बड़ा होगा, स्टैक का एरिया कितना है वो आपने यहाँ पे डिफाइन किया। फिर आपने स्टैक के एरिया को इनिशियलाइज किया और उसमें सारे जीरोस डाल दिए, ठीक है। आपने मेमोरी में स्टैक का एरिया बताया, उसको आपने जीरो से फिल कर दिया, ताकि अगर उधर कोई इंफॉर्मेशन पड़ी थी या कोई डेटा पुराना पड़ा था तो वो डेटा सारा ज़रा ख़त्म हो जाए और आपके पास जीरोस आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप आए, आपने डिफाइन किया रीसेट, ठीक है, कि कहाँ पे रीसेट का कोड लिखा है। फिर एक्सपोर्ट वेक्टर्स जो है ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये सिंबल्स हैं कंपाइलर के लिए, कंपाइलर को सिर्फ डायरेक्टरीज देते, ठीक है। फिर आपने जो है मेमोरी स्पेस एलोकेट की कि आपके पास स्टैक के लिए कितनी मेमोरी है, आपके पास रीसेट हैंडलर की कितनी मेमोरी है, ये आपने उधर फिक्स कर दी, ठीक है। फिर आपने बताया एरिया माई कोड रीड ओनली, यहाँ पे आपने अपनी कोडिंग लिखी है, ठीक है। एंट्री क्या है, एंट्री है स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम, इसके नीचे आपके पास सारा आपका ये कोड आता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके इसके बाद आती है, एंट्री के बाद, एंट्री के बाद सॉरी एक्सपोर्ट हैंडलर है, उसके बाद आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आती है इधर, ठीक है। तो अगर आपने कोड को एग्जीक्यूट करवाना है अपना सॉफ्टवेयर पे या हार्डवेयर पे, आपको पहले ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपके पास कोड आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कोड की एग्जीक्यूशन के टाइम रन नहीं होती, ये कंपाइलेशन असेंबलर के टाइम यूज होती है। असेंबलर इनको इस्तेमाल करता है ताकि उसको पता हो कि डेटा कहाँ पड़ा है, कोड कहाँ पड़ा है मेमोरी में स्टैक किधर है, मेमोरी में स्टैक कितनी बड़ी है, आपने इंस्ट्रक्शन सेट कौन सा यूटिलाइज किया है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस, वो सारा जो आपने बैकग्राउंड देना होता है वो यहाँ पे होता है। जैसे आप लोग एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोग को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलता है कि कैलकुलेटर आपने प्रोग्रामेबल यूज नहीं करना, एक दूसरे से सामान बोरो नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने, आपके पास टोटल टाइम फ्रेम इतना है, इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इतने ऑप्शन है, वो सारी चीज़ें आपके पेपर के दौरान आपने उनको रीड नहीं करते, लेकिन पेपर की अटेम्प्ट करने से पहले आप उन सब इंस्ट्रक्शंस को रीड करके उनको गो थ्रू करते हो, ठीक है। तो वो सारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ये है, वही सारा प्रोसेस ये आपके पास है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आप एक्चुअल पेपर की तरफ आते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी यही इशू है, ठीक है। और आज मैंने आज इसको कज़न थोड़ा छोटा रखा है, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट टाइम मुझसे कहा था कि सर हमें थोड़ा आपकी स्पीड तेज़ है, उस वजह से मैं थोड़ा इसको स्लोली लेके चला हूँ ताकि आप लोगों को कोई इसका इशू ना हो। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आइडिया तो मिल गया होगा। मेरी एक्चुअल सबसे बड़ी होप ये है कि आप लोग को ये कैलकुलेशन समझ में आएगी, डिले किस तरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग समझ के होंगे, ठीक है। और अगर आपको टोटल नंबर दिया गया या टाइम दिया गया तो उससे रिवर्स इंजीनियर करके आपको किस तरह डिले कैलकुलेट करना है, इंस्ट्रक्शन काउंट। बाकी ये आपको इंट्रोडक्शन देनी थी कि आपके पास AVR की असेंबली में किस तरीके से कोडिंग होती है, ठीक है, क्या आप करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है। आपके एक इंस्ट्रक्शन में कितने लेबल हो सकता है, ऑपकोड हो सकता है, ऑपरेंड हो सकते हैं, आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट कितने टाइप्स के हैं, इंस्ट्रक्शन सेट में कितनी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। और एक पे हमने छोटा सा प्रोग्राम भी लिख के देखा, ठीक है।
ये मुझे पता है, इसकी थोड़ी समझ आप लोग को बेहतर उस वक्त आएगी जब आप एक्चुअली कील पे काम करना शुरू करेंगे। फिर आपको इंस्ट्रक्शन सेट का समझ में भी आना शुरू हो जाएगा और ये चीज़ें आप विजुअलाइज करके देख सकेंगे कि मेमोरी में किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, वहाँ पे जिस तरह आप अभी माइक्रोचिप में मेमोरी मैप देखते हैं, फिर आप कील में भी मेमोरी मैप देख सकते हैं। फिर कील में भी आपको ये सारी चीज़ें नजर आती हैं। तो आपने स्टैक साइज डिफाइन किया था 256 बाइट का, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे सारे जीरोज भरे होंगे, वो भी आप देख सकेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे मुझे पता है थोड़ी बेहतर समझ में आती है, लेकिन आपको थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन देना था कि आपके पास असेंबली लैंग्वेज AVR में और ARM दोनों में है। दोनों की असेंबली की कोड में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो प्लीज़ इसको आपस में कंफ्यूज नहीं करना। AVR सेपरेट है, ARM सेपरेट है। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट सिमिलर है। ठीक है, मूव डेटा वहाँ पे भी है, मूव डेटा यहाँ पे भी, ऐड वहाँ पे भी है, ऐड यहाँ पे भी है। वहाँ पे LDI है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल LDR है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन डिफरेंस हो जाता है, उसको आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क, कोई कंफ्यूजन, कोई एनीथिंग इश्यूज? Anybody has any issues, any questions? अच्छा, बेजाद का क्वेश्चन है सर, लैब होगी आज क्या? बेजाद, मैं आज की लैब आप लोग की थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग अपने जब भी आप लोग को टाइम मिले, जो भी आप लोग का अपना स्केड्यूल है, उसके मुताबिक लैब को देख के फिर लैब टास्क हल कर लेना। ठीक है, मैंने लास्ट वीक लैब अपलोड नहीं की थी उसी वजह से, क्योंकि आप लोग को डिले और टाइमर में थोड़ा इशू था, डिले की कैलकुलेशन में। तो मैंने इसी वजह से आज समझाई है। तो आज की लैब में थोड़ा बहुत उसी के ऊपर काम दोबारा होगा, ताकि आप लोग के वो कॉन्सेप्ट री इन्फोर्स हो जाए। ठीक है, और उसके बाद उसके आगे टाइमर और काउंटर की लैब होगी। ठीक है, वो मैं अब प्री रिकॉर्ड करके सेशन और लैब टास्क आपके आज शाम तक इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। फिर आप लोग अपनी मर्जी से देख के उनको हल कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर LMS पर अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा चले, अगर कोई और सवाल नहीं है आप लोग का, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।